तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है भैया क्वांटम फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि एक्चुअली भैया ये क्वांटम फिजिक्स आई कहां से, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट था, ये जो क्वांटम फिजिक्स वाला पार्ट था, ये इमर्ज कैसे हुआ, इसकी जरूरत कैसे पड़ी। ठीक है, उसके बाद हम अभी तक अगर आपने थोड़ा सा भी इस चीज के बारे में पढ़ा है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, तो आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, आपको प्लैंक्स की हाइपोथेसिस, इन सब चीजों का थोड़ा सा नाम पता होगा, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं कि भैया ये प्लैंक, ये डी ब्रॉगली, आइंस्टाइन, ये सब आए कहां से। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या क्या थ्योरीज पब्लिश करी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में। और साथ ही साथ जो हम एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं, भैया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मुलाज निकलते हैं जो कि लैम्डा से निकलते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे फॉर्मुलाज निकलते हैं, उनको हम आज की वीडियो में डिराइव कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे भैया? डिराइव कर रहे होंगे। तो सबसे पहले चीजें शुरू करते हैं और शुरुआत में हम देखते हैं कि भैया एक्चुअली ये क्वांटम फिजिक्स आई कहां से। अब देखो, जब अगर मैं बात करूं 1800s की, अगर मैं बात करूं 1800s की, जब एकदम क्लासिकल फिजिक्स वाला हिसाब किताब था भैया, ऊपरी ऊपरी दुनिया थी, साइंटिस्ट उतने टाइम क्या समझते थे कि एक पार्टिकल और एक वेव दो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, इनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। जहां पार्टिकल की एक लोकलाइज पोजीशन होती है, लोकलाइज पोजीशन होती है। लोकलाइज पोजीशन का मतलब क्या है भैया? कि जो पार्टिकल है वो मोशन में नहीं होता है। अगर किसी पार्टिकल को, सपोज ये मेरा फोन है, अगर मैंने इसको यहां रख दिया है तो ये अभी किसी मोशन में नहीं है। मतलब कोई भी पार्टिकल एट द स्मॉलेस्ट लेवल किसी भी मोशन में नहीं होगा। क्लासिकल फिजिक्स का यही मानना था। मतलब आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम्स में छेड़छाड़ होती है, ये सारी चीजें क्लासिकल फिजिक्स में मेंशन्ड नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो वेव है वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार, अभी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा रहा हूं बस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, सीधी सिंपल बात, कि भैया जो पार्टिकल है वो लोकलाइज पोजीशन पे होता है, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं होता है। वहीं जो वेव है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें मोशन होता है और साथ ही साथ वो इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाता है। लेकिन जब 1880s में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरीज आई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरीज आई, तो इन्होंने क्या किया कि ग्रास रूट लेवल पे, जो इलेक्ट्रॉन लेवल पे किस तरीके से एटम का बिहेवियर है, इस चीज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मतलब कि इस टाइम तक लाइट का जो पार्टिकल नेचर था, लाइट का जो वेव नेचर था, सॉरी पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर, इस टाइम तक साइंटिस्ट क्या समझते थे कि जो लाइट है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर एग्जिबिट कर रही है। मतलब जो लाइट हम ट्रेवल हो रही है ये वेव्स के फॉर्म में हो रही है। लेकिन जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली थ्योरी आई, अभी तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूफ नहीं हुआ था, सिर्फ एक थ्योरी आई थी कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, लेकिन इस टाइम तक लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया जाता था। लेकिन बाद में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि नहीं यार, न्यूक्लियस के लेवल पे, मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के लेवल पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि लाइट के वेव नेचर को क्या कर रहा है, ओपोज कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? ओपोज कर रहा है। इसी चीज का क्लैरिफिकेशन देते हुए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा भैया अपने 11th-12th में। ठीक है, ये स्पेलिंग वगैरह देख लें अपने हिसाब से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया जिसने क्या दिखाया कि भैया जो लाइट है वो पैटर्न्स बना रही है। कौन से? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बना रही है। जिसके बाद 1900s में कौन आए भैया? प्लैंक आए। कौन आए भैया? प्लैंक आए। प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी और हाइपोथेसिस देते हुए क्या कहा कि जिस एनर्जी को, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी को अभी तक हम वेव कंसिडर कर रहे थे, मतलब कि हम उसको कंटिन्यूअस मान रहे थे। वेव क्या होती है भैया? कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, मोशन में होती है। जहां तक अभी हम एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस वेव्स के फॉर्म में देख रहे थे, वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस होती ही नहीं है। जिस एनर्जी को अभी तक क्लासिकल फिजिक्स में साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में देखते थे, आर्बिट्री
फॉर्म में देखते थे वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है। कैसी प्रेजेंट है भैया? डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भैया? कि टुकड़ों में प्रेजेंट है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है भैया? टुकड़ों में प्रेजेंट है। अब कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट के बीच में थोड़ा सा आप देख लो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई वेव है, वो मोशन में, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया भैया कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट आप समझ लो कि एक बॉल है, ये अपने आप में एक डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब एक डिफाइंड यूनिट है। फिर दूसरी बॉल है, वो भी एक डिफाइंड यूनिट है। तीसरी बॉल है, वो भी एक डिफाइंड यूनिट है। ऐसा समझ लो कि अगर इस बॉल का मास m है तो इस बॉल का मास भी m होगा, इस बॉल का मास भी m होगा। अगर मैं इन तीनों का कंबाइंड मास देखूं तो वो कितना होगा भैया? 3m होगा। कितना होगा भैया? 3m होगा। ठीक उसी तरीके से जब प्लैंक्स ने अपनी हाइपोथेसिस बताई तो प्लैंक ने क्या कहा कि जिस एनर्जी को अभी आप वेव के फॉर्म में देख रहे थे वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से है, जिसको हम 1 2 3 की तरह से गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? 1 2 3 की तरह से गिन सकते हैं। अभी समझो कि ये जो बॉल है जिसका मैंने अभी मास बताया, इसका सपोज कोई एनर्जी है E, इसका कोई एनर्जी है E, और सेम एनर्जी इस बॉल के पास है जो कि है E, सेम इसके पास है जो कि है E। कुल मिला के इनका क्या कहना था कि ये आपस में डिस्क्रीट है, मतलब एक एक इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जिनको हम 3e करके लिख सकते हैं, मतलब कि गिन सकते हैं 1 2 3 के फॉर्म में। अभी इसका फॉर्मूला मैं जब प्लैंक्स के हाइपोथेसिस बताऊंगा तब बता रहा हूं, लेकिन अभी के लिए समझो कि प्लैंक्स ने क्या बताया कि जिस एनर्जी को क्लासिकल फिजिक्स में हम कॉन्टिन्यूअस समझ रहे थे वो एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है। हालांकि इसका एग्जांपल मैं भी आगे बता रहा हूँ, आइंस्टाइन की जब बात कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल आप फोटॉन समझ सकते हो। फोटॉन्स भैया, फोटॉन्स किस तरीके से समझा जाता है कि गोले 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 कुछ तो पार्टिकल्स हैं जो कि आके टकरा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जन्म दे रहे हैं। ये चीज हालांकि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस फोटोन मैंने एक एग्जांपल दे दिया ताकि जिन बच्चों को पता है फोटोन के बारे में एटलीस्ट उनको एक आइडिया हो जाए कि क्या बातें हो रही है। ठीक है, ये चीज मैं इरेज कर रहा हूं। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि भैया जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। ये थ्योरी किसने दी? भैया प्लैंक ने दी। इन्हीं प्लैंक से इंस्पायर्ड होके एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है। इन्हीं प्लैंक से इंस्पायर्ड होके, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, इन्हीं प्लैंक से इंस्पायर्ड होके हमारे आइंस्टाइन बाबा ने अपनी एक थ्योरी दी 1904 में। कब दी भैया? 1904 में। जब ये प्लैंक ने अपनी हाइपोथेसिस दी उसी के 4 साल बाद इन्होंने क्या बताया कि भैया जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था उसको अब हम प्रूफ कर सकते हैं प्लैंक की थ्योरी से। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? कि भैया जिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट को हम एज अ वेव कंसिडर कर रहे थे, अब उसको वेव की तरह ना लेके और उसका पार्टिकल नेचर देखते हैं। पार्टिकल नेचर में उसे एज अ फोटोन कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया भैया? एज अ फोटोन कंसिडर किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी गतिविधि हो रही है वो कौन कर रहा है? लाइट का वेव नेचर नहीं कर रहा है, लाइट का पार्टिकल नेचर कर रहा है। कौन कर रहा है भैया? लाइट का पार्टिकल नेचर कर रहा है। और इसी पार्टिकल को हम क्या कहेंगे भैया? फोटोन। क्या कहेंगे भैया? फोटोन। और इसी फोटोन की जो एनर्जी होगी, वो कितनी होगी भैया? h न्यू के बराबर। कितनी होगी भैया? h न्यू के बराबर। न्यू क्या है? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी? जिस फ्रीक्वेंसी से वो लाइट का पार्टिकल मूव कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे भैया? न्यू। और दूसरी तरफ जो h है वो है भैया प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी एक डिफाइंड वैल्यू होती है, कांस्टेंट की तो भाई कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही होगी। तो यहां तक ये सारा हिसाब किताब हुआ। आई होप यहां तक आपको सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। इस चीज को नोट करो, उसके बाद मैं इसको इरेज करके और आगे की कहानी बता रहा हूं। और आपको मैं बता दूं कि भैया यही वाला जो पॉइंट था जहां पे प्लैंक ने अपना हाइपोथेसिस दिया। प्लैंक ने कहा कि भैया जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है। एक डिस्क्रीट यूनिट को, जो प्लैंक की डिस्क्रीट यूनिट थी जिस फॉर्म में ये एनर्जी को बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे कि इसको एक पैकेट की तरह समझो। ये एक पैकेट है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है।
ये एक पैकेट हो सकता है, ये दूसरा पैकेट हो सकता है, ये तीसरा पैकेट हो सकता है। इस हर पैकेट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। क्या भैया? एनर्जी स्टोर्ड है। जब प्लैंक की ये हाइपोथेसिस आई, इसी के बाद से जन्म हुआ भैया क्वांटम फिजिक्स का। किसका जन्म हुआ भैया? क्वांटम फिजिक्स का। और क्वांटम फिजिक्स में हम क्या करते हैं? क्वांटम फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की बहुत ही छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। इसके पहले मैटर को ऊपर ऊपर से देखा जाता था। कोई भी मैटर हो, पार्टिकल हो सकता है, मटेरियल पार्टिकल हो सकता है, आपके लाइट हो सकती है, कोई भी वेव हो सकती है, उसको ऊपर ऊपर से देखा जाता था। लेकिन आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम फिजिक्स अब हम हर चीज को एटॉमिक लेवल पे, न्यूक्लियस लेवल पे, या मैं कहूं इलेक्ट्रॉन के लेवल पे देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीज होने के बाद जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी, इतना होने के बाद सारी चीजें थोड़ी सी थम सी गई। अब इसमें ही सारी स्टडी हो रही थी कि भैया पार्टिकल नेचर क्या है, वेव नेचर क्या है। लेकिन 1924 में एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि भैया अगर लाइट में आप ये चीज बोल सकते हो कि लाइट का, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में साइंटिस्ट समझते थे कि उसका सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर है, बाद में प्लैंक्स और आइंस्टाइन ने बताया कि उसका पार्टिकल नेचर है, जो कि हम फोटॉन के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस चीज को नॉर्मलाइज कर दूं, इस चीज को किसी भी मैटर के ऊपर लागू कर दूं, कोई भी मैटर हो सकता है भैया, आपका ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया, जो भी आपका कोई भी एटम हो गया, ठीक है, आपका कोई फोन या फिर आपकी मैं कहूं कि कोई पेन हो गया, सपोज इसके अंदर एटॉमिक लेवल पे जो भी मैटर प्रेजेंट है, इसके अंदर एटॉमिक लेवल पे जो भी मैटर प्रेजेंट है, उसको हम क्या करें कि भैया ये एक पार्टिकल कणों से मिलकर बना है। हमारे शरीर में भी कण है, कण को हम क्या कहेंगे भैया? एटम कहेंगे। जैसे कि लाइट का वेव नेचर था, उसको पार्टिकल नेचर बताया गया। डी ब्रॉगली ने कहा ठीक इसी के अपोजिट, जैसा कि हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल को पार्टिकल नेचर कहते हैं, मतलब कि वो स्थिर है, उसकी एक लोकलाइज्ड पोजीशन है, लेकिन इसी चीज को अपोज करते हुए, हालांकि अपोज नहीं, इसी के एडिशन में डुअलिटी बताते हुए कहा कि जिस तरीके से लाइट का वेव नेचर था उसको पार्टिकल बताया गया, वैसे ही किसी पार्टिकल का पार्टिकल नेचर तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। हालांकि ये चीज अच्छे समझ में आई नहीं होगी, रुकिए मैं समझाता हूं। क्या होता है कि सपोज ये मेरा कोई एक पार्टिकल है, पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भैया ये पार्टिकल लोकलाइज्ड है, मतलब कि ये इस पोजीशन से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जैसे ही ये पार्टिकल मोशन में आएगा तो इससे एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। और ये पार्टिकल कब वेव एसोसिएट करेगा? जब ये लीनियर मोशन में होगा। कैसा होगा भैया? लीनियर मोशन में होगा। जैसे ही पार्टिकल लीनियर मोशन में आया, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? एक वेव एसोसिएटेड हो जाएगी। जिस तरीके से अभी तक लाइट को समझा जाता था कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर है, लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा कि लाइट के वेव में पार्टिकल्स हैं भैया, वो पार्टिकल नेचर भी है उसका, ठीक है, डुअल नेचर है लाइट का, फोटॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक उसी तरीके से डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जैसा कि अभी तक हम इस पार्टिकल को स्थिर देख रहे थे, लोकलाइज देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि भैया उसका वेव नेचर भी एसोसिएटेड है। मतलब जिस तरीके से वेव में फोटॉन्स हैं, ठीक उसी तरीके से किसी पार्टिकल में वेव भी है। क्या इतनी चीज हमें क्लियर हो गई? ये सारी गुत्थी किसने कहाई थी भैया? डी ब्रॉगली ने कहाई थी। किसने कहाई थी भैया? डी ब्रॉगली ने कहाई थी। क्या भैया? डी ब्रॉगली ने ये एक कहानी दी जिसको इसने कहा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस इज नथिंग बट दिस। ठीक है, इसे हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस कहते हैं। अब ये जो एक वेव एसोसिएटेड है, किसी भी पार्टिकल के साथ, इसे हम क्या कहेंगे भैया? डी ब्रॉगली वेव। क्या कहेंगे भैया? डी ब्रॉगली वेव। या तो इसका एक और नाम है जिसे हम कहेंगे क्या भैया? मैटर वेव। क्या कहेंगे भैया? मैटर वेव। अब ये मैटर वेव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, मैटर वेव क्या है, तो वहां पे आप ये चीजें लिख सकते हो। ये पूरी हिसाब किताब जो है, सारी चीजें, हालांकि मैं इस चीज को लिखवा दूंगा आगे, लेकिन क्या पूरी थ्योरी थी, क्या डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस अपनी दी, वो सारी चीजें आप प्रॉपर एग्जाम में लिख सकते हो। हालांकि जब वो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस या मैटर वेव के बारे में लिख के आ रहे हैं। वहां पे आपको प्रॉपर डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना होगा और डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिराइव कराना होगा, जैसा कि मैं अभी आगे कराने वाला हूं। ठीक,
तो इतनी चीज नोट करते हुए अब हम बढ़ते हैं भैया अपने आगे के लेक्चर में। अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फर्दर समझने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं भैया ये जो प्लैंक्स का क्वांटम हाइपोथेसिस था। प्लैंक्स का क्वांटम हाइपोथेसिस क्या कहता है, ये चीज तो मैंने आपको बता ही दी कि भैया कोई भी एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय मैटर कैन नॉट बी इन आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री क्या हो गया भैया, कॉन्टिन्यूअस अमाउंट में कोई भी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। दे कुड हैव ओनली डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी। डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी वो होती है जिसे हम गिन सकें, क्या कर सके भैया, गिन सकें, ठीक है। और ये फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला कि जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी एन इंटू किया है मैंने, एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, जहां तक आप लेके जाओ। एन एक नंबर सिस्टम होगा 1 2 3 4 जिसे हम डिस्क्रीट फॉर्म में गिन पाए, और जो एच न्यू होगा ये एक इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक पैकेट जो एनर्जी डिस्क्रीट पैकेट होगा उसका एनर्जी जो भी होगा वो कितना होगा भैया, एच न्यू होगा। एच का मैंने आपको बताया क्या होता है भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। क्या होता है भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और वही अगर मैं बात करूं न्यू की, तो न्यू होता है भैया हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैटर वेव। क्या भैया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी जिससे वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन ईच यूनिट इज डिनोटेड बाय क्वांटा। उसने क्या कहा कि भैया ये जो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू मैंने बताया है, इसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इसी एनर्जी पैकेट को हम क्या कहेंगे भैया, क्वांटा कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्वांटा कहेंगे। इसी क्वांटा को कई लोग क्वांटम में बोलते हैं, ठीक है, अ क्वांटम ऑफ एनर्जी और अ क्वांटा ऑफ एनर्जी, ठीक है। ईच क्वांटा कैरीज एन एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। कितना भैया, ईच क्वांटा कैरीज एन एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। ये V नहीं है यार, इसको कई लोग कंफ्यूज करेंगे, V नहीं है, ये क्या है भैया, न्यू है। इसको क्या कहा जाता है, न्यू कहा जाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप नोट करो। उसके बाद बढ़ते हैं भैया अपनी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की तरफ।